हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पे लेके आज नया प्रैक्टिस सेट और बड़ा ही रोचक प्रश्नों का संग्रह इस प्रैक्टिस सेट में है, जो कि प्रीवियस के आए हुए प्रश्न है। तो आज का जो प्रश्न है वो स्क्रीन पे आपके आ गया है। ये प्रश्न रहा, इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये प्रश्न है। इसके चार ऑप्शन है। ए, पानी नहीं है, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। बी ऑप्शन है, पानी नहीं, गहरे गह्वर, ऊंचे पहाड़। तीसरा है सी वाला ऑप्शन है, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। चौथा ऑप्शन है, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर बताइए क्या होगा। तो पानी तो नहीं है, कंफर्म है। पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ है। तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरे को देखते हैं। पानी नहीं है, बिल्कुल सही है। गहरे गह्वर, ऊंचे पहाड़। गहरे गह्वर का मतलब एक खड्ड होता है, तो ये सही है। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है। जी बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि वहां पे हवा है, गुरुत्व भी है, सिर्फ पानी नहीं है। चौथे ऑप्शन को चेक करते हैं। हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल सतह। तो मिला जुला के हवा वहां पे है, गुरुत्व भी है, समतल सतह नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर निकल के आया वो ऑप्शन बी निकल के आया। चांद की सतह के बारे में आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये है। तो आप अंत तक जरूर बने रहिए और आप इस प्रैक्टिस सेट से मैक्सिमम प्रश्न हल करने की कोशिश करिएगा, जो कि आपको परीक्षा भवन में प्रश्न हल करने में काफी मददगार साबित होंगे। अगला प्रश्न है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। देखिए ये थियरी का क्वेश्चन है और इसको हम पढ़ाए हैं मच्छरों की दावत। मच्छरों की दावत टाइटल का ये प्रश्न है, एक चैप्टर है, जिसको हम आपको वीडियो बना के अपने प्लेलिस्ट में डालें, वहां से थियरी का प्रश्न है। इसको आप देखिएगा। ए ऑप्शन, अपने आसपास पानी को जमा नहीं होने दें। जी बिल्कुल, एक बीमारी के बारे में आपको सुझाव दिया जा रहा है। बी ऑप्शन है, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी ऑप्शन है, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है जागरूकता पैदा करना के फैलाने के बारे में। तो मिला जुला के इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधी गई है इस प्रश्न में। एक बीमारी के फैलने से बचाने के उपाय ऊपर दिए गए हैं। अब उस बीमारी का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी बीमारी है जिससे बचाव के चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब उस बीमारी को आप नीचे के ऑप्शन में आपको खोजना है कि यहां से ये ऑप्शन जो आएगा यहां से खोजना है, चेचक और मलेरिया। जी मलेरिया तो आपका मच्छर के काटने से होता है, लेकिन चेचक जो होता है ये वायरल होता है, यानी कि वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो इस हिसाब से आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ये तो गलत है, क्योंकि मच्छर से चेचक नहीं फैलते हैं। डेंगू और आई फ्लू, डेंगू तो मच्छर से फैलता है, लेकिन आई फ्लू ये भी वायरल होता है, वायरस से होता है। टाइफाइड और हैजा, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइफाइड जो है वो दूषित जल से फैलता है और हैजा जो होता है ये बैक्टीरियल होता है। ठीक है,
अगला आपका जो लास्ट ऑप्शन है, जब 3 ऑप्शन सही नहीं है तो चौथा ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही है। डेंगू और जापानी मस्तिष्क मच्छर के बारे में बताया गया है। ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिससे कि आपको मच्छर के काटने से ये बीमारियां आपको फैलती हैं। ये आपका जो मच्छर हैं, इन बीमारियों के वाहक वो है आपका ये डेंगू जो होता है एडीज इजिप्टी से होता है। ठीक है, क्या नाम है, इसको नोट करिए। और जापानी मस्तिष्क जो है ये क्यूलेक्स है। क्यूलेक्स एक मच्छर है और इस क्यूलेक्स मच्छर की अनेक प्रजातियां हैं। उसमें से एक प्रजाति है टाइटेनियर हिंग्स। क्या है? टाइटेनियर हिंग्स। ठीक है, इस क्यूलेक्स टाइटेनियर हिंग्स नामक मच्छर जो काटता है उससे आपका जापानी मस्तिष्क ज्वर या इंसेफ्लाइटिस बीमारी होती है। और डेंगू मच्छर जो है वो एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा कि मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है। कमेंट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें किसका वर्ण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? तो इसमें कई शब्द दिए हुए हैं जिसका आपस में घनिष्ठ संबंध है। आइए देखते हैं। लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। चलो भैया, लौह का तो संबंध इसमें है। ठीक है, लौह का संबंध समझ में आता है, एनीमिया का संबंध समझ में आता है, रक्त का, लेकिन इनका मलेरिया से संबंध नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगले ऑप्शन को देखते हैं। लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। तो ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से ये सारे संबंधित है। कैसे? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होती है रक्त में पाई जाती है और रक्त की कमी से एनीमिया होती है। और लौह भी रक्त में पाया जाता है। और आंवला जो होता है वो आयरन का प्रचुर मात्रा में स्रोत आंवला में पाया जाता है। अगले को देखते हैं। मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। मच्छर है तो डेंगू, चलिए मच्छर से डेंगू हो सकता है, लेकिन इनसे लौह का कोई संबंध नहीं है और गुड़ का भी कोई संबंध नहीं है। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता। चलिए मच्छर से मलेरिया होता है, ठीक है, और एनीमिया रक्त की कमी से होता है। इन चारों ऑप्शनों का अध्ययन करने के बाद जो सबसे सही उत्तर इसका निकल के आया वो आपका कौन सा आंसर निकल के आया, आप कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक आंसर निकल के आया वो ऑप्शन बी निकल के आया, क्योंकि हीमोग्लोबिन, लौह, एनीमिया और आंवला ये एक दूसरे से काफी घनिष्ठ संबंधित है। ये सबसे सटीक उत्तर इस प्रश्न का जो निकल के आया वो बी वाला आया, यानी कि लौह, हीमोग्लोबिन और एनीमिया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। यह पेडागॉजी का प्रश्न है। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर बताइए। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी गलत है, कमी उजागर भी गलत है, ये भी गलत है, और इस ऑप्शन का जो सबसे सटीक उत्तर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया ऑप्शन ए निकल के आया।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसमें क्या पूछा गया है देखते हैं। यह पढ़ाते समय की कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। अब देखो, ये प्रश्न भी थियरी का प्रश्न है और हमने ये प्रश्न आपको, इस प्रश्न से संबंधित जो थियरी है उसको हमने पढ़ाया है और वीडियो बनाया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। परिरक्षण नाम है उसका, कैसे किसी भी खाद्य सामग्री को परिरक्षित किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है उस वीडियो में, वहां से प्रश्न आया हुआ है। उस ए ऑप्शन देखते हैं, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी हो, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी ऑप्शन, उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीकी, अब यहां से असिला प्रश्न निकल के आ रहा है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। अब देखो, बड़ी भूमिका बनाने के बाद प्रश्न निकल रहा है कि जो बी ऑप्शन है इसके लिए ये किसके परिरक्षण के लिए अपनाया जा रहा है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो कौन सी वस्तु है जिसे वो गीले कपड़े में लपेट करके परिरक्षित करती है या संरक्षित रखती है, उसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया इतनी बड़ी भूमिका बनाने के बाद। तो नीचे ऑप्शन देखते हैं कौन कौन ऑप्शन इसमें है। प्याज और लहसुन, जी इसको तो गीले कपड़े से लपेटा नहीं जाए, फंगस लग जाएंगे, सड़ जाएगा। हरा धनिया, जी बिल्कुल, ये इस प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर निकल के आया वो हरा धनिया। हरा धनिया को आप बोरे में लपेट देंगे भीगा हुआ या कपड़े में लपेट के उसको रखेंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा, परिरक्षित रहेगा। इस प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर निकल के आया वो आपका बी निकल के आया। ये परिरक्षण की तकनीकी धनिया के लिए उपयोग की जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर निकल के आया वो ऑप्शन बी निकल के आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसमें किसका वर्णन हुआ है, ये पेड़ागाजी का है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उनके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे एक प्रश्न निकल के आया कि इसमें गलत हमको ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है। इस प्रश्न में घर्षण से संबंधित 3 ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन जो गलत है उसे ही हमें ढूंढना है, वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आइए देखते हैं, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन की बात किया जा रहा है कि अगर घर्षण ना हो तो कैसे कोई जो गाड़ी का टायर होता है रोड के बीच में घर्षण होता है तो आगे मूवमेंट करता है, बढ़ता है, दौड़ता है। अगर हम लोग हमारे जूते और जमीन के बीच में घर्षण ना हो तो हम लोग फ्रीडमली चल नहीं पाएंगे बल्कि फिसल जाएंगे और आराम से चल नहीं पाएंगे। तो घर्षण भी हमारे जीवन में उपयोगी है। आइए देखते हैं फ्रिक्शन के बारे में क्या बताया गया है। हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। जी बिल्कुल सही है ऑप्शन है, ठीक है, ये सही ऑप्शन है घर्षण से संबंधित। और इसमें पूछा है घर्षण से संबंधित कौन सा गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन जो आपका है ये आपका गलत ऑप्शन है क्योंकि घर्षण से संबंधित ये सही है। दूसरा है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। जी बिल्कुल नहीं, ये घर्षण के कारण नहीं बल्कि जी के कारण आती है, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के कारण जो है
ऊपर फेंकी गई वस्तु हमेशा नीचे की तरफ आती है। तीसरा है ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। जी बिल्कुल, ये भी गलत है क्योंकि ये घर्षण के संदर्भ में सही ऑप्शन है। और चौथा भी ऑप्शन घर्षण के संबंध में सही है। इस प्रश्न में पूछा था कि कौन सा घर्षण से संबंधित नहीं है, तो इसमें ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु हमेशा हमारे पास गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है, ना कि घर्षण के कारण आती है। तो इस वजह से इस प्रश्न का जो उत्तर सही उत्तर है वो आपका बी ऑप्शन है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पे थोड़ा सा लेखन त्रुटि हुई, व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत रूप से माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। इसको ऑब्लिक कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल, से या के द्वारा इसको आप ऑब्लिक कर सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। और उसमें देखते हैं तब ये आपका सही ऑप्शन होगा। ये आपका जो है वो विकल्प फिर के रूप में रहेगा। अब इस प्रश्न को देखिए आप क्या कह रहा है। इस प्रश्न में कह रहा है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचना, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करना। अरे भाई, अब नियमित रूप से जांच करने से क्या बड़े शहरों में पर्यावरण संरक्षण कम होगा? ठीक है, प्रदूषण कम नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, आने जाने के लिए सर्वाधिक सार्वजनिक, यहाँ पे एक मिस प्रिंट हुआ है, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग है। सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमें एक दूसरे को अगर कहीं जाना है तो रेलवे सार्वजनिक यातायात के अंतर्गत आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। रोडवेज की जो बसें होती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नहीं, कम से कम रेलवे में जाएंगे तो 100 लोगों, हजारों लोगों को एक साथ लेके जाएगा। लेकिन 1000 लोग अगर व्यक्तिगत गाड़ी से जाएंगे तो 1000 गाड़ियां लेके जाएंगे। इससे जो है शहरों में प्रदूषण बढ़ेगा आपका। इस वजह से इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया वो ऑप्शन ए निकल के आया। बाकी सारे ऑप्शन निराधार हैं, ठीक है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करिए, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे और पर्यावरण प्रदूषित ना हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, कक्षा 5 का समीर नाम है, एक विद्यार्थी है, अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका पेडागॉजी का प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए, क्यों वो दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट नहीं जमा करता। हमने असाइनमेंट के बारे में इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया है कि असाइनमेंट एक पाठ्यक्रम का भाग होता है जिसे शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से करवाया जाता है, ठीक है। उसी दत्त कार्य की बात की जा रही है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि एक समीर नाम का लड़का है, वो जो है अपने दत्त कार्य को समय से जमा नहीं करता शिक्षिका के पास। आखिर उसको सुधारने का सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है, उसके बारे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, इससे उसके दत्त कार्य से कोई संबंध नहीं है। अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर है वो यही है कि अनियमितता यानी कि वो क्यों इर्रेगुलर है,
आखिर कोई ऐसी कमी होगी जिसके कारण वो अपने दत्तकार को जमा नहीं कर रहा है, उसका जो है पता करना और उसको सही परामर्श देना, यानी कि सही डायग्नोसिस उसका करना, ये जो है इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है। अगले ऑप्शन को देखते हैं। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक के लिए एक नोट लिखना जी, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो और अग्रेसिव हो जाएगा लड़का। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना जी, बिल्कुल नहीं। ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, प्रधानाचार्य और अभिभावक को सूचित करना। जब आप सारे मेथड लगा के हार जाएं और बच्चे में कोई सुधार ना हो, तब आप अभिभावक और प्रधानाचार्य से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया वो ऑप्शन बी निकल के आया। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। अरे क्या प्रश्न पूछता है, आप देखिए इसके प्रश्न पूछने का तरीका कौन सा है और इसमें से क्या निकल के आ रहा है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी सारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? आइए ऑप्शन, अब देखिए अगला जो मेन प्रश्न वो ये है, ये तो एक भूमिका भरा हुआ है। तो चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल और वर्गीकरण। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया है वो आपका है अवलोकन करना। ठीक है, वो अवलोकन करना चाह रहा है, ऐसे बिंदु देके कि शरीर के अंदर हवा है, हड्डी के अंदर हवा है, मृदा के अंदर हवा है, इन सबों के माध्यम से वो क्या करना चाह रहा है? अवलोकन करना चाह रहा है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया वो ऑप्शन सी निकल के आया। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है, इसको आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा? ठीक है, औसत यानी कि आप देखते हैं जो क्लास होती है उसमें जो जिनाइन बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। जो आपके एकदम निचले स्तर के बच्चे होते हैं जिनकी उपलब्धि सबसे कम होती है, उनकी भी संख्या कम होती है। लेकिन एवरेज जो होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है एक क्लास में। उसी का उदाहरण यहाँ पे देके प्रश्न पूछा गया है कि 4 औसत वाले विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने में निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? यानी कि उन्हें जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी श्रेणी में या जो पढ़ने में अच्छे लड़के उनकी श्रेणी में लाने के लिए कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन देखें, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। जी बिल्कुल, ये तो सही एकदम दिख रहा है। आगे के ऑप्शन को चेक करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए, कुछ सही है। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्तकार दे, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना। तो मिला जुला के इसका सबसे सटीक जो आंसर आया वो आपका ऑप्शन ए आया। अगर ये कूट मिलान का प्रश्न होता तो इसमें ए बी और सी तीनों सही होते डी को छोड़ के, लेकिन कूट मिलान का नहीं होने के कारण जो चारों में सबसे सुटेबल होता है, सबसे उपयुक्त होता है, सीटेट उसको मानता है। देखने में एक जैसे सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन उसमें से जो सबसे सुटेबल होगा, सबसे उपयुक्त होगा, उसे ही प्रश्न उस ऑप्शन को सीटेट आंसर मानता है।
तो इस प्रश्न का सबसे सूटेबल ऑप्शन ए है। इस वजह से इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त आंसर ए होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, लो आपको प्रश्न पत्र तैयार करने की मेथड पूछ रहा है कि आप प्रश्न पत्र बनाएंगे तो किन किन चरणों से गुजरेंगे। ठीक है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको बता दें कि सबसे पहले डिजाइन तैयार की जाती है, उसके बाद ब्लूप्रिंट होता है। प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना ये भी गलत है। प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, ये भी पहले डिजाइन होती है, फिर ब्लूप्रिंट होता है, फिर प्रश्न लिखा जाता है, फिर उसके बाद संपादन किया जाता है, फिर अंक योजना लिखा जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया वो आपका डी ऑप्शन निकल के आया। आप इसको जानिए कि डिजाइन तैयार करने के बाद ब्लूप्रिंट दूसरे स्टेप पे आता है, तीसरे पे आता है आपका प्रश्न लिखना, चौथे पे आता है संपादन करना। ठीक है, और पांचवें पे आता है अंक योजना लिखना। तो इस तरह से आप एक प्रश्न पत्र को बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडार में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है, क्या हो सकता है, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक है, मल्टीमीडिया सामग्रियों का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी मतलब कम खर्चीला है, दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। जी इसका जो सबसे सही उत्तर मिला वो आपका दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से अगर किसी प्रकरण को बताया जाता है तो वो चिर अस्थायी हो जाता है। अब ये दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है, ऑडियो विजुअल मटेरियल क्या आपको आपके पास है। जैसे आप टीवी को देखते हैं, टीवी में आपको फिगर दिखाई देता है और आवाज भी सुनाई देती है, तो ये आपके सीखने में सर्वोत्तम उपयोगी होती है। उसके बारे में बताया गया है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो निकल के आया वो आपका सी ऑप्शन निकल के आया, दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बी ऑप्शन है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देना चाहिए। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है, मानव दांत का प्रतिरूप द्वारा इसको मॉडल को दिखा के आप क्या करोगे। ठीक है, दो ऑप्शन तो ऐसे गलत है और इन दोनों में जो सबसे सही है वो आपका ऑप्शन ए है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपके क्लास में भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी होते हैं और सबका जो टिफिन बॉक्स होता है उसमें अलग अलग तरह का खाना होता है। आप जब एक शिक्षक के रूप में उनको टिफिन खोलने के लिए कहेंगे तो वो अपनी टिफिन को देखेंगे और जो भोजन लाए उनसे प्राप्त होने वाले पोषण को शिक्षक आसानी से समझा सकता है, बता सकता है
तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया वो ऑप्शन ए ऑप्शन निकल के आया। आज का अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आया, इसके बारे में आप बताइए। शामिल करना, अंग्रेजी में इसे इंगेज कहा जाता है। खोजबीन करना, एक्सप्लोर कहा जाता है। व्याख्या करना, एक्सप्लेन कहा जाता है। विस्तार देना, इलेबोरेट कहा जाता है। और मूल्यांकन करना, इवेलुएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। ये यहाँ पे 5 वर्ड एग्जाम्पल्स के द्वारा दिया गया है। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। अब देखो, इतना सब कहने के बाद फिर इतना देगा, फिर उसके बाद तब प्रश्न निकल के आएगा। बड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे तब इस प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा। ऑप्शन ए, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूते गीले कपड़े में रखें। ये तो अंकुरण का चरण होता है। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। ऐसा भी आप अंकुरण की संकल्पना से जुड़ा ए बी पॉइंट है। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक का काम करें। जी, अब आगे क्या लिखा है इसके बारे में पढ़िए। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 में से कौन सी शामिल नहीं होती? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं लिखा हुआ है यानी कि वो हर गतिविधि शामिल होगा इसमें, लेकिन एक नहीं को छोड़ के। तो एक्सप्लेन और इलेबोरेट अभी आपने पढ़ा। एक्सप्लेन मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है, और इलेबोरेट मतलब होता है विस्तार देना। एक्सप्लोर और इवेल्युएट, ये आपका एक्सप्लोर और इवेल्युएट। अब इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है, और एक्सप्लोर का मतलब होता है व्याख्या करना। तो मेरे हिसाब से ये भी सही है। तीसरा है इंगेज और एक्सप्लोर। तो इस ऑप्शन का जो ये वाला पार्ट है ये अंकुरण के लिए सही नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि इंगेज का मतलब होता है, क्या होता है इसमें दिया हुआ है, खोजबीन करना, और एक्सप्लोर का मतलब होता है विस्तार करना। तो यानी कि ये चीज आपका जो है किसी सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन अंकुरण से संबंधित नहीं है। तो इसमें नहीं ही पूछा है, बाकी तीनों ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह हमें वृद्धि की सहायता करता है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है। ये यूपी टेट में पूछ सकता है, पूछा हुआ है कई बार, ठीक है। तो ये आपको हम बता देते हैं कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसको आप जानिए, ये टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इन चारों में से उस गैप वाला जो दिया हुआ डॉट डॉट डॉट, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास, बाहरी भ्रमण, दोस्तों के साथ मजा लेना, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना। तो ये जो आपका इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है कि कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन से जो आपसी संबंध होता है, ऐसा आप भ्रमण करवा के किसी टूर प्लेस पे ले जाके विद्यार्थियों को ऐसा अनुभव करवा सकते हैं। तो आज का जो ये 15 क्वेश्चन रहा, आप इसमें से कितना सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।